हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डीएवी क्लास 7 का एसएसटी लेसन नंबर 18। चैप्टर का नेम है डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड एंडेड द फॉरेन डोमिनेशन ऑफ नियरली 200 ईयर्स। यानी कि इंडिया जो है वो लगभग 200 ईयर्स 200 सालों तक फॉरेन डोमिनेशन यानी कि विदेशी शासन के अंडर रहा था और लगभग 200 सालों की विदेशी गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया था। देयर वाज एन अर्जेंट नीड टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू स्ट्रेंथन आवर न्यूली वॉन फ्रीडम। और इसीलिए जब ये आज़ाद हुआ तो एक बहुत ही अर्जेंट नीड था। क्या था अर्जेंट नीड? कि एक हमें अपना संविधान को फ्रेम करने के लिए, ताकि जो ये नया देश जो आज़ाद हुआ है उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड की जा सके, उसमें मजबूती लाई जा सके। इसलिए हमें अपना संविधान बनाने की ज़रूरत थी बहुत ही जल्द। ए डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि ये निर्धारित किया जाता है और फ्रेमवर्क किया जाता है सब कुछ, कि यहाँ का देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा और जो गवर्नमेंट है उसकी क्या पावर्स और क्या ड्यूटीज़ होंगी। हैंस ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड फॉर फ्री इंडिया। और इस प्रकार फिर अपने एक आज़ाद भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था। द प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द वर्ड्स। तो एक प्रीएम्बल है जो कि भारतीय संविधान का, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो इन वर्ड्स से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे वो दिया गया है प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल क्या है? भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है। इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है वर्ड्स, तो आप इसको अपने बुक में देखें, मैं आपको इसको समझा देती हूँ। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens। यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा फ्रेटर्निटी इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो प्रीएम्बल है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। जो हमारा भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया, यानी कि उस दिन से लागू हुआ। इट गारंटीज इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड दस इस्टेब्लिश ए रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इन एवरी स्फीयर। और ये इस बात की गारंटी देता है हमारा संविधान कि यहाँ पर सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। सभी नागरिक यहाँ पर समान हैं और इस प्रकार एक ऐसे राज्य की स्थापना की गई जहाँ पर हर क्षेत्र में नॉन डिस्क्रिमिनेशन का रूल को लागू किया गया, यानी किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
एवरी स्पेयर यानी कि हर क्षेत्र में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द स्टेट ट्रीट्स ऑल द सिटीजन्स इक्वली एंड अलाउज इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि जो राज्य है वो सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करेगा और सभी को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी प्रोवाइड कराएगा। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, कलर, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। और इसमें इस बात का प्रतिबंध लगाया जाता है, किस बात का, कि यहाँ पर धर्म, रिलीजन, जेंडर, कलर, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सेट ऑफ रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रेगुलेशंस का एक सेट है, रूल्स का एक सेट है। दैट अ सेट ऑफ पीपल हैव मेड एंड एग्रीड अपॉन, जिसे लोगों के एक ग्रुप ने, लोगों का सेट जो मतलब ग्रुप जो थे उन्होंने इसे बनाया और इस पे एग्री हुए थे। इट इज़ ऑफन इज रिटेन डॉक्यूमेंट, और यह एक रिटेन डॉक्यूमेंट भी है, यानी कि ये सारी रेगुलेशंस इसमें लिखे हुए हैं, लिखे हुए रूप में हैं। इट लेज डाउन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और इसमें गवर्नमेंट के पावर्स और फंक्शंस को निर्धारित किया गया है। Centuries of subjugation, casteism, poverty and illiteracy had weakened the Indian society. सैकड़ों सालों की गुलामी, जातिवाद, गरीबी और अशिक्षा के कारण हमारा भारतीय समाज जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वांटेड टू इरेडिकेट द डिस्क्रिमिनेशन that had divided the Indian society on the lines of religion, caste and economic status by ensuring the upliftment of all, especially of those who have been exploited. तो जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जिसमें कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, क्योंकि जो हमारा भारतीय समाज है वो रिलीजन, कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर बहुत सारे भागों में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो इस डिवीज़न को ख़त्म करके, इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया ताकि सभी लोगों का समान रूप से विकास हो सके, स्पेशली उन लोगों का जो कि एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, यानी कि जिनका काफ़ी शोषण हुआ है, उन लोगों के उत्थान के लिए यहाँ पर ऐसे रूल्स बनाए गए। हैंस इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर सेकुलरिज्म, और इसलिए इंडिया ने सेकुलरिज्म को चुना। सेकुलरिज्म क्या होता है? वेयर एवरी वन इज़ फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, जहाँ पर हर कोई अपनी चॉइस का रिलीजन को फॉलो करने के लिए पूरी तरह से फ्री है। एंड द स्टेट डज नॉट हैव ए रिलीजन ऑफ इट्स ओन, और जहाँ पर स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई स्टेट है तो यहाँ ऐसा नहीं है वहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही रहेंगे और दूसरे धर्म के नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी स्टेट में कोई भी धर्म के लोग रह सकते हैं और किसी को भी अपना कोई भी धर्म, रिलीजन फॉलो करने के लिए वो फ्री है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू इस्टेब्लिश ए सोशल ऑर्डर वेयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन that he or she follows or the caste he or she belongs to, but is on the basis of what he or she is or what he or she has made himself into। तो भारतीय संविधान का जो एम है वो इस्टेब्लिश करना, एक ऐसा सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है जहाँ पर किसी भी पर्सन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसी धर्म या फिर कोई भी धर्म से जो उसने जिसको वो फॉलो करता है उससे ना हो और उसकी जाति से ना हो। उसकी आइडेंटिफिकेशन कि ये इस धर्म का व्यक्ति है, ये इस जाति का व्यक्ति है, इससे ना हो, बल्कि इससे हो कि वह क्या है और वह अपने आप को मतलब कि क्या बन सकता है। नेक्स्ट, डू यू नो, तो क्या आप जानते हैं ऑन 25 नवंबर 1949 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्पोक इन द कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली, यानी कि 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा से बोला था कि क्या बोला उन्होंने, तो आइए देखते हैं। इन इंडिया देयर आर कास्ट्स, तो भारत में बहुत सारी जातियां हैं। द कास्ट आर एंटी नेशनल
द कास्ट आर एंटी नेशनल, यानी कि जो जातियां हैं वो क्या है, राष्ट्र विरोधी हैं। इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ। और पहला क्या इसका परिणाम आता है कि इससे सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में सेपरेशन आता है, अलग अलग हो जाते हैं लोग, अलग अलग जाति के लोगों का अलग अलग ग्रुप रहता है। दे आर एंटी नेशनल आल्सो बिकॉज दे जनरेट जीलियस एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड कास्ट। और तो ये एंटी नेशनल तो राष्ट्र विरोधी हैं ही, साथ ही इनके कारण से क्या होता है कि समाज में फिर लोगों के बीच जीलियस और घृणा की भावना जाति जाति के बीच में फैल जाती है। जैसे कि कोई भी जाति दूसरी जाति को बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखता है। बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दिस डिफ़िकल्टीज़, लेकिन हमें इन सभी डिफ़िकल्टीज़ पे ओवरकम करना है, यानी कि विजय प्राप्त करनी है। इफ़ वी विश टू बिकम ए नेशनल इन रियलिटी, अगर हम देश को रियल में एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं तो हमें इन सभी डिफ़िकल्टीज़ पर विजय प्राप्त करनी होगी। इन क्लास 6 वी हैव रीड दैट ए डेमोक्रेसी एवरी वन इज़ इक्वल। तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में हर कोई इक्वल है, समान है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज़ राइट टू वोट टू एवरी वन हु इज़ अबव 18 ईयर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज। तो हमारे संविधान ने सभी को एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो प्रदान किया हुआ है, यानी कि जिसमें क्या है कि जो कोई भी 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा एज का है उसे वोट देने का अधिकार दिया गया है, बिना किसी कास्ट, कलर, रिलीजन और रीजन और लैंग्वेज के भेदभाव के सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है। वन मैन वन वोट वाज द मोस्ट करेजियस स्टेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स एज मोस्ट इंडियंस वर लिटरेट एंड पुअर एट दैट टाइम। तो जिस समय जो हमारा संविधान बना था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय ज़्यादातर इंडियंस जो थे वो कैसे थे, इलिटरेट थे और पुअर थे। लेकिन फिर भी हमारे संविधान बनाने वाले संविधान फ्रेमर जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उन्होंने वन मैन वन वोट को करेजियस करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को, हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया। The people of India cast their votes and elect their representatives for a fixed period। तो भारत के लोग अपना वोट दे करके अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, जैसे कि 5 साल के लिए होता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव रन द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें लोग चुन करके भेजते हैं वोट के द्वारा, ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है लोगों की विशेष को पूरी करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इफ़ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट डू सो, पीपल डू नॉट वोट फॉर देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर जो ये रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें लोगों ने चुनकर भेजा हुआ होता है ये वैसा काम नहीं करते हैं जैसा लोग चाहते हैं, तो फिर ये नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें नहीं चुनते हैं। People also keep a close watch on the activities of their representative to guard their right as ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो लोग जो जिन्होंने इन्हें चुन करके भेजा हुआ होता है तो वे इनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर नज़र रखते हैं और ये देखते हैं कि वे जो जिस काम के लिए उन्होंने उन्हें चुना था वो उनका काम वैसा उसके अनुसार वो करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये जो उनका है गार्ड, लोग उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव को की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने का ये संविधान द्वारा उनको राइट दिया गया है। लुक एट द कार्टून। तो इस कार्टून को देखिए, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है। इसमें है कि इसमें एक लीडर है जो कहता है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं और वादे हैं। और ये जो वोटर्स है ये कहता है मेरे पास वोट है। तो आइए इसको यहाँ पे समझते हैं। द पॉलिटिशियन मेक्स प्रोमिस टू लर द वोटर्स। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो वोटर्स को बहलाने के लिए, वोटर्स से वोट लेने के लिए उनसे कई सारे वायदे करते हैं। बट द वोटर्स इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ द पावर ऑफ हिज वोट। लेकिन जो वोटर होता है वो अपने वोट की पावर से कॉन्फिडेंट होता है। इलेक्शंस आर द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। क्योंकि जो इलेक्शन होते हैं वो इक्वलिटी के बेस पे होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कैसा भी हो, कोई भी जाति का हो, हर कोई के वोट का एक बराबर वैल्यू होती है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। और इलेक्शन में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो
पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि आपने सुना होगा इलेक्शन के समय में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, इस टाइप की। ये सब क्या होती है, एक पार्टी होती है, इसमें लोगों का ग्रुप होता है जो कि इलेक्शन में अपने अलग कैंडिडेट्स को वहाँ वोट खड़ा करती है और लोग उनको चुनते हैं। तो जिन लोगों को जो पार्टी के लोग पसंद होते हैं, उनकी योजनाएं पसंद होती है, तो उसे वे इलेक्ट करते हैं। ईच पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैविंग इट्स ओन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है और अपनी कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं। पार्टी कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड, सेलेक्टेड एंड सपोर्टेड विद मैन पावर एंड finances by political parties having a definite program that the जनरल पब्लिक इज़ फेमिलियर विद। तो जो पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं, इन्हें पार्टी के द्वारा मैन पावर और फाइनेंशियल दोनों तरह की सपोर्ट मिलती है, यानी कि लोग भी इनके साथ जो है वो जो कैंडिडेट हैं, तो उनके साथ जैसे कोई भी कैंडिडेट है जो लीडर बनने के लिए जो वोट में खड़ा हुआ है, तो उसके साथ उस पार्टी के बाकी सदस्य भी मैन पावर जो होते हैं वो भी काम करते हैं और पार्टी की तरफ से उसे फाइनेंशियली भी जो है सपोर्ट मिलता है। क्योंकि देखिए इलेक्शन में खड़े होते हैं जो भी लोग, तो उन्हें उसके प्रचार के लिए, पैम्पलेट बनवाने के लिए, जगह जगह प्रचार करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो उन्हें पार्टी से मिलती है। तो पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या होता है, एक डेफिनेट प्रोग्राम होता है। ऐसे प्रोग्राम जिससे जनरल पब्लिक जो होता है फेमिलियर होती है, जनरल लोगों को उस प्रोग्राम के बारे में नॉलेज हो। अब वो ऐसे कुछ घोषणाएं नहीं बोलते हैं कि जिसके बारे में आम जनता को पता ना हो। मतलब कि लोगों की जो बेसिक नीड होती है, रोड है, पानी है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इन सब के बारे में तो सभी लोगों को पता रहता है, जनरल पब्लिक को। तो उन सब के ही डेवलपमेंट के लिए वो ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जो कि सभी लोगों को जिसके बारे में पता हो। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव टू कैंपेन ऑन देयर ओन। तो ये तो हुए जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू जो है वो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट ही खड़े होते हैं। तो उन्हें अपना जो कैंपेन होता है वो खुद ही अकेले ही करना होता है, या फिर उनके जो भी सपोर्टर्स होते हैं उनके साथ मिल करके। हैंस इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ए पर्सन हु डज़ नॉट बिलोंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो ये एक कोई बहुत ही आसान काम नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में भाग ले और उसका को पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि वो अकेला ही रहता है, उसे किसी से सपोर्ट नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ए पर्सन हु डज़ नॉट बिलोंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वैसे कैंडिडेट होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। In Indian multi-party system, the party of a combination of parties that gets the majority forms the government। तो भारत में क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम होता है जिसमें पार्टियों का एक कॉम्बिनेशन होता है। कि जैसे कि मान लीजिए ये एक पार्टी है, ये एक पार्टी है, ये एक पार्टी है, और जितना वोट चाहिए इन्हें वो जैसे कि, और मान लीजिए कि 100 सीट्स हैं, तो इसमें जिसको मेजोरिटी मिलेगी, जिस पार्टी को, यानी 50 प्लस सीट, 50 प्लस सीट्स लाने होंगे, यानी 50 प्लस कैंडिडेट इसके जीतने होंगे, तभी वो जो है उस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। तो मान लीजिए कि किसी एक पार्टी की जो है वो 40 आ गए, किसी के 20 आ गए, और इसके भी 40 आ गए। ठीक है, तो अब क्या है कि किसी के पास भी 50 प्लस नहीं हो रहे हैं, तो या तो ये दोनों चाहेंगे कि मिल जाए, या ये दोनों मिल जाएं, या फिर ये दोनों मिल जाएं। तो इस तरह से मतलब कि दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिल करके जब गवर्नमेंट बनाती है तो उसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, ताकि मेजोरिटी मिल सके। द इलेक्टेड लीडर ऑफ द पार्टी और ए पर्सन होम द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी सपोर्ट्स बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो जो इन इलेक्टेड जो जो भी पार्टी के इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, तो जिसके ज़्यादा जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जीत के आते हैं, तो इन सब के पार्टी जो दोनों दो या तीन पार्टीज मिल कर के जिससे कि जिस लीडर को सपोर्ट करती है और चाहती है कि ये बने प्राइम मिनिस्टर, तो उसी को फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस पार्टी के दो तीन पार्टीज हैं, तो अब इन तीनों में से लीडर्स जो होते हैं, पहले ही इन लोग के लीडर्स फिक्स होते हैं कि अगर ये पार्टी जीतेगी तो इनका ये वाला पर्सन लीडर जो है सो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा। ठीक है, लेकिन जब ये तीनों पार्टी मिल करके जब गवर्नमेंट बनाने आती है, तो फिर ये तीनों मिल करके सारे कैंडिडेट्स में से अपना कोई एक ऐसा कैंडिडेट चुनती है जिसको कि लीडर बनाया जाए और वो आगे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बने।
A party or combination of parties that fails to get majority of seats in the election performs the role of opposition. तो जब जैसे कि 100 सीट्स हैं, तो जब एक पार्टी के आ गए, एक पार्टी के मान लीजिए 60 आया, एक का 40 आया, तो एक जो जिसका 60 आया वो तो जीत गया इलेक्शन, तो वो तो गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन जो जीतने में फेल हो गया, असफल हो गया, तो वो क्या करेगा, वो ओपोजिशन का रोल प्ले करेगा। वो पार्टी में, वो गवर्नमेंट में ओपोजिशन का रोल प्ले करेगा। इट कीप्स ए चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल। और ये किसका काम क्या होता है कि ये जो रूलिंग कर रही है, जो पार्टी शासन कर रही है, जो इलेक्शन जीत करके प्राइम मिनिस्टर बनी है, उस पार्टी की एक्टिविटीज़ को चेक करना और देखना कि ये लोगों को के जो राइट्स हैं उसको जो है सो कुछ उसके साथ गलत तो नहीं कर रहा है, तो लोगों के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना और इसकी एक्टिविटीज़ को पर नज़र रखना इस ओपोजिशन का काम होता है। अब इधर देखते हैं पहले हम डू यू नो में। In Indian democracy, when a single majority party cannot form the government, some political parties join hands to form a government. It is known as coalition government. तो जब कोई पार्टी इंडियन डेमोक्रेसी में मेजोरिटी नहीं प्राप्त कर पाती है, बहुमत नहीं आता है, मतलब कि जितनी सीट्स हैं उससे उसके लिए जितने वोट्स चाहिए होते हैं, जितने कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा नहीं आ पाता। जैसे अभी मैंने बताया कि 100 में से अगर किसी के 50 प्लस नहीं आते हैं, तब दो या दो से ज़्यादा पार्टियां जो है वो मिलके गवर्नमेंट बनाती है। तो इसी को कहते हैं कॉलिएशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार। नेक्स्ट हमारा है बिफोर इंडिपेंडेंस सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी सफ़र्ड फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्ड्स। तो आज़ादी के पहले हमारे समाज के कई जो क्षेत्र थे वो आर्थिक और सोशल बैकवर्ड से जो है वो सफ़र थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मेड स्पेशल प्रोविज़न फॉर देम सो दैट एवरी वन कैन लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड इंजॉय इक्वलिटी। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंडिया का, वो स्पेशली जो है वो इस ऐसे बनाया गया जिससे कि हर कोई जो है सो अपनी लाइफ को जीवन को और आप इंजॉय कर सके, मतलब कि इक्वलिटी के साथ उसको जी सके और रह सके। इट हैज़ इंट्रस्टेड द गवर्नमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी टू ऑल एज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो जो गवर्नमेंट है उसको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सौंपी गई है जिसमें कि लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ताकि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुली काम कर सके। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, जब इक्वलिटी नहीं है तो वो फिर डेमोक्रेसी थोड़े ना हो गया, फिर तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। इसलिए डेमोक्रेसी में इन सब की इक्वलिटी को लोगों को प्रोवाइड कराना ही गवर्नमेंट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज़ यू नो द प्रियम्बल ग्रांट्स अस द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे कि हमने प्रियम्बल में पढ़ा था कि प्रियम्बल हमें क्या देता है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रदान करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स अस द राइट ऑफ इक्वलिटी। और हमारा जो संविधान है वो भी हमें राइट ऑफ इक्वलिटी देता है। द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस राइट आर। तो इस राइट्स के जो मेन प्रोविजंस हैं वो क्या हैं? ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। यानी कि जितने भी नागरिक हैं देश के, वो लॉ के सामने, कानून के सामने बिल्कुल समान हैं। कानून के सामने उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ इज़ प्रोहिबिटेड। यानी कि धर्म, जाति, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर किसी के भी साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। एवरी वन इज़ इंटाइटल टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो हर किसी को जीवन के हर क्षेत्र में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दी गई है। द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शंस टू ऑल। जो कानून है वो सभी को समान रूप से प्रोटेक्शन देता है। बट डज एवरी वन इंजॉय इक्वलिटी इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ इवन आफ्टर नियरली 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज़ नो। इट इज़ क्वाइट कॉमन टू सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल।
तो क्या जो हमारे संविधान के द्वारा सभी को जो ये इक्वलिटी दी गई है, तो क्या सभी लोग इसका उस तरह से इंजॉय कर पाते हैं कि मतलब कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से क्या सबके साथ वैसा समानता का व्यवहार होता है समाज में? जबकि अब कितने साल हो गए हमें इंडिपेंडेंट, मतलब कि 70 ईयर्स के बाद भी क्या आज भी लोग इस इक्वलिटी को एंजॉय कर पाते हैं? तो अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं कि नहीं, कि सब कोई इसको जो है सो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इट इज़ क्वाइट कॉमन टू सी द थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ पीपल के बीच में ही, ये केवल थाउजेंड्स ऑफ पीपल के बीच में ही जो है इक्वलिटी का जो स्ट्रगल है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, इट इज़ कॉमन टू सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग फॉर इक्वलिटी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी जो है सो इक्वलिटी को एंजॉय कर रहे हैं। ये लगभग हज़ारों लोगों के बीच इक्वलिटी के लिए लोग जो हैं सो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। डू यू नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बैंड the practice of untouchability and awarding of titles like राज बहादुर और खान बहादुर एज दे क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से बैन कर दिया है। अनटचेबिलिटी में क्या होता था कि अगर कोई नीची जाति का है तो उसको लोग छू नहीं सकते थे, चाहे नीची जाति का लोग किसी ऊंची जाति को नहीं छू सकता था। वो जाति वाले लोग जो थे वो समाज में अलग ही रहते थे वो। तो इस चीज़ को हमारे संविधान ने पूरी तरह से बैन कर दिया। और जो अवार्डिंग टाइटल्स थे जो पहले दिए जाते थे, राज बहादुर, खान बहादुर, ये सब को जिससे कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता था उसको समाप्त कर दिया गया। तो आज हम अभी यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इस शेखो द रैग पिकर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से समाज में आज भी लोग इक्वलिटी को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।